ये कहानी एक ऐसी दुनिया से शुरू होती है जहाँ एक छोटी सी लड़की अपने फटे पुराने पपी को गोद में लिए बैठी होती है। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में उदासी साफ झलक रही थी। वो खिलौना कभी उसका सबसे प्यारा साथी था, लेकिन अब उसकी सिलाई उधड़ चुकी है और एक कान भी आधा लटक रहा है और रुई तो जगह जगह से बाहर झांक रही है। लड़की की माँ उसे सुझाव देती है कि इसे फेंक देते हैं, भले ही हम इसे रिपेयर भी करवा दे तो ये अच्छा नहीं लगेगा। उनके लहजे से साफ झलक रहा होता है कि ये बात उनके लिए जरा भी इमोशनल नहीं है, और क्योंकि परिवार बेहद अमीर है तो माँ को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती कि वो बस नया टॉय खरीद लिया जाए। लेकिन उस लड़की को इस पपी से गहरा लगाव था, लेकिन माँ की सजेशन और दबाव में आकर वो अनमने मन से इसे छोड़ देने के लिए तैयार हो जाती है। थोड़ी देर के बाद दोनों घर के बाहर लगे बड़े से कूड़े के डब्बे के पास खड़ी होती है। माँ वो बैग उठाकर बाकी कचरे के साथ उस टॉय को उसमें डाल देती है और उस डिब्बे से बैग एक लंबी पाइप जैसी वेंटिलेशन सिस्टम से गुजरते हुए सीधे एक गार्बेज ट्रक में पहुंच जाता है। और फिर वो ट्रक शहर के सारे अंडरग्राउंड जंक यार्ड की ओर निकल पड़ता है, जहाँ पे फाइनली कचरे को फेंका जाता है। इसी बीच जब उस बच्ची की माँ घर लौट रही होती है तो एक लंबा चौड़ा मिस्टीरियस आदमी जो कि भारी भरकम कंबल ओढ़े हुए था, वो उसे दूर से देखता है। उसकी आंखों में हल्की सी नफरत साफ झलक रही थी, मानो वो मन ही मन उस लेडी के इस लापरवाह बिहेवियर को जज कर रहा हो, जो बिना सोचे समझे किसी चीज को फेंक देने में जरा भी हिचकिचाती नहीं है। कुछ घंटे के बाद वही गार्बेज ट्रक जंक यार्ड के भीतर पहुंचता है, लेकिन ट्रक के पीछे पीछे चुपके से एक लड़का भी अंदर घुस आया था। वो कूड़े के ढेरों के बीच में कुछ ढूंढने में बिजी था। तभी एक गार्ड उसे देख लेता और उसे शक होते ही वो गार्ड अपनी बंदूक तान देता है और काफी सख्त लहजे में पूछता है कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो। गार्ड आगे बताता है कि हाल ही में रिपोर्ट्स आई है कि कोई ट्रैश रेडर शहर की सफाई व्यवस्था बिगाड़ रहा है और वो कचरे को वापस बाहर निकाल कर ले जाता है। गार्ड को यकीन हो जाता है कि ये वही बदनाम रेडर है और वो तुरंत इमरजेंसी अलार्म दबा देता है। कुछ ही सेकेंड्स में दो और भी गार्ड्स अंदर घुस आते हैं। वो अपने हथियार ताने उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं तो लड़का मौका देखकर पास खड़ी सड़ी गली चीजें उठाकर उनके ऊपर फेंकने लगता है, जिससे वो चौंक कर पीछे हट जाते हैं और इसी पल का फायदा उठाकर वो वेंटिलेशन टनल की ओर भागता है। वो बाहर निकलने ही वाला होता है तभी गेट अचानक से गिरकर रास्ता बंद कर देता है और उन गार्ड्स के पास अब एक क्लियर निशाना होता है और वो गोलियां चलाने लगते हैं। लेकिन तभी वो लड़का अपनी एक हिडन एबिलिटी का इस्तेमाल करता है। उसकी स्पीड इतनी तेज हो जाती है कि गोलियां उसे छू भी नहीं पाती। फिर भी भागते समय एक गोली उसके हाथ में लग जाती है, लेकिन वो किसी तरह भागना जारी रखता और अंत में सीवर सिस्टम से होकर बाहर निकल आता है। जब सब कुछ नॉर्मल हो जाता है तो वो एक सुनसान अंधेरी सड़क पर पहुंचकर थक कर रुकता है। उसकी सांसें तेज चल रही होती है और वो खुद ही मन बड़बड़ाता है कि मैं कोई रेडर नहीं हूँ। जो कुछ मैंने किया वो सिर्फ उन चीजों को वापस लाने के लिए था जिन्हें कभी फेंका ही नहीं जाना चाहिए था, जैसे ये पपी। अगली सुबह पूरे शहर में ट्रैश रेडर की चर्चा गूंजने लगती है। बाजार के एक कोने में दो औरतें गपशप करते हुए कहती है कि ऐसे लोग समाज के लिए गंदे और हानिकारक होते हैं। पास ही एक आदमी जो कि फटे पुराने कपड़ों में था और वो इस साफ सुथरे शहर में बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे वो इस शहर का हो ही ना। वो उनकी बातें सुनता है, लेकिन उसके चेहरे पर कोई रिएक्शन नहीं होता। वो चुपचाप एक छोटे से दरवाजे की ओर बढ़ता जो कि शहर के बाहर स्थित स्लम में जाता है। स्लम में पहुंचते ही वहां भी ट्रैश रेड की खबर आग की तरह फैल जाती है। लोग फुसफुसाने लगते हैं कि अब पुलिस की सख्ती और भी बढ़ जाएगी। वहीं एक लड़की चीजो तुरंत ही अपने दोस्त रूडो पर शक जताती है। उसके लाल आंखों वाले इस दोस्त को देखकर उसे पूरा यकीन है कि यही सारी मुसीबत का कारण है। उधर रूडो अपने छोटे से ठिकाने पर इकट्ठा किए हुए कचरे के ढेर को छांटने में डूबा हुआ होता है, जिनमें ज्यादातर टूटे फूटे खिलौने ही थे जिन्हें वो अपने हाथों से ठीक करने का प्लान बना रहा था। यहाँ पर ची धीरे धीरे उसके पास आती है और धीरे से उससे पूछती है कि क्या तुम फिर से अपनी जान जोखिम में डालकर शहर के गार्बेज में गए थे चुराने। वो उसे सख्त लहजे में याद दिलाती है कि शहर के वेस्ट कंट्रोल लॉज कितने कठोर हैं। अगर पकड़े गए तो उम्र भर के लिए कैद हो सकती है। रूडो बिना सिर उठाए कहता है कि ये गार्बेज नहीं है, ये परफेक्टली यूजेबल चीजें हैं जिन्हें अमीर लोग बिना सोचे समझे फेंक देते हैं। मुझे इन पर दया आती है और इसीलिए मैं इन्हें वापस लाकर ठीक करता हूँ ताकि हमारे लोग इसका इस्तेमाल कर सके। ची उसकी बातों को सुनकर थोड़ा नरम पड़ती है, लेकिन मन ही मन सोचती है कि कहीं रूडो के कचरे से अजीब तरह का लगाव तो नहीं हो गया। तभी तीन गुंडे वहां पर पहुंचते और रूडो को घेर लेते हैं। बीच वाला उसकी बदबू का मजाक उड़ाता और ची को कहता है कि तुझे इससे दूर रहना चाहिए, ये कचरा इकट्ठा करता है।
उनमें से एक रूडो के द्वारा अभी अभी रिपेयर किया गया लैंप लात मारकर गिरा देता है और हंसते हुए कहता है कि जंग को ठीक करने का कोई फायदा नहीं, कोई भी ऐसी चीजें चाहेगा नहीं जिसे तेरे जैसे बेकार इंसान ने छुआ हो। ची उनकी हरकतों से काफी हैरान हो जाती है, उसे समझ नहीं आता कि उनकी प्रॉब्लम क्या है। आखिरकार वो भी तो रूडो की तरह स्लम में पले हैं, लेकिन वो घमंडी लड़का झट से बोल उठता है कि हम रूडो जैसे नहीं हैं, हम मेहनत करें तो स्लम से बाहर निकल सकते हैं। वो आगे कहता है कि स्लम असल में अपराधियों को रखने के लिए बनाई गई थी और वहां पर रहने वाले सभी कोई, यहाँ तक कि ची और रूडो भी उन सभी अपराधियों के ही वंशज हैं। कुछ समय तक रूडो का जीवन ऐसे ही चलता रहा, जब तक कि एक दिन उसके माता पिता ने एक भयानक किलिंग रैम्पेज नहीं किया। उस घटना के बाद लोगों की उसके परिवार के प्रति बची खुची हमदर्दी भी राख हो गई। गुंडों के जाने के बाद ची धीरे से कहती है कि तुम अच्छे इंसान हो रूडो, और तुम जरूर एक दिन सफल होगे। उसकी नजर अचानक से उस पपी पर पड़ती और रूडो थोड़ा झिझकते हुए कहता है कि मैं ये तुम्हें गिफ्ट करना चाहता था। ची के होठों पर हल्की सी मुस्कान आती है, लेकिन जैसे ही वो उसे लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है, उसकी माँ वहां पर आ धमकती है और वो चीख कर ची को रूडो से दूर ले जाने का आदेश देती है और उसे जबरदस्ती खींच कर ले जाती है। शाम ढलने पर रूडो अपने ठिकाने लौटता और देखता है कि रीटो उसका इंतजार कर रहा है। ये वही आदमी है जो सुबह शहर में दो औरतों की बातें सुन रहा था। रीटो मुस्कुराकर उसे चिढ़ाता है, तो ची का दिल जीतने में असफल रहे हो। वो ये भी मान लेता है कि वो रूडो पर नजर रख रहा था। फिर वो उससे पूछता है तो पिछली रात का ट्रैश रेड कैसा रहा। वो कहता है कि रूडो को इतनी मशक्कत करने की जरूरत नहीं है, तुम अभी सिर्फ एक बच्चे हो और भले ही मैं तुम्हारा कोई रिश्तेदार नहीं हूँ, लेकिन तुम मेरे लिए एक परिवार हो। रूडो उसकी बात सुनकर कहता है कि मेरे माता पिता के अपराधों के बाद जब मैं अकेला रह गया था, तब से तुमने मेरी देखभाल की और यही वजह है कि मैं तुम्हारे लिए पैसा कमाना चाहता हूँ, और चाहे इसके लिए मुझे शहर का कचरा ही क्यों ना खोजना पड़े। रीटो की नजर रूडो के हाथ पर पड़ती है और वो तुरंत ही समझ जाता है कि इसे गोली लगी है, और वो बिना कोई वक्त गवाए वो उसके घाव की मरहम पट्टी करता है और काफी सख्ती से कहता है कि अब से जंक यार्ड से दूर ही रहना। लेकिन रूडो हंसते हुए इसे टाल देता है और वो कहता है कि ये घाव तो उनके सामने कुछ भी नहीं जो मेरे माता पिता ने छोड़े हैं। वो अपने हाथ आगे करता है जिन पर काले धब्बे साफ नजर आते हैं। फिर भी रीटो गंभीर होकर जोर देता है, तुम्हें रुकना ही होगा। अगर गार्ड्स को तुम्हारी असली पहचान पता चल गई तो वो तुम्हें उसी अबाइस में फेंक देंगे जैसे उसने तुम्हारे पिता को किया था। जब से रूडो छोटा था तभी से उसकी अजीब सी दिखने वाली हथेलियां उसके लिए एक कर्स बन चुकी थी। वो हथेलियां जिनकी स्किन का रंग और बनावट बाकी लोगों से अलग थी, जैसे उन पर कोई काला दाग हमेशा के लिए चिपक गया हो। लोग उसे घूरते और बच्चे उसका मजाक उड़ाते। सभी लोग उसे अशुभ कहते थे और बचपन से ही उसने लोगों की नफरत और दूरी को सहा था। लेकिन फिर रीटो उसकी जिंदगी में आया। उसने रूडो को एक जोड़ी ग्लव्स दी। वो ग्लव्स तो एक साधारण सी थी, लेकिन रूडो के लिए ये उम्मीद का एक तोहफा था। उन ग्लव्स के पीछे छुपी हथेलियों ने न केवल उसकी शर्म को ढक दिया, बल्कि उसे आगे बढ़ते रहने का हौसला भी दिया। हमेशा की तरह उस दिन भी रीटो ने हल्के फुल्के मजाक में रूडो को छेड़ा कि चलो जल्दी करो और ची को वो स्टफ पपी दे दो, इससे पहले कि कोई और उसका दिल जीत ले। रूडो ने तुरंत ही सिर हिलाकर इनकार कर दिया और दोनों के बीच हल्की सी नोकझोंक शुरू हो गई। रीटो के मजाक पर रूडो हल्के से मुस्कुराता है, फिर काफी गंभीर हो जाता है। उन्हें ये बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनके ठिकाने के बाहर वही मिस्टीरियस आदमी खड़ा है जो पहले भी दिखाई दिया था, और वो इस वक्त उनकी हर बात को चुपचाप सुन रहा था। अगली सुबह रीटो ने देखा कि रूडो का चेहरा हमेशा की तरह उदास है। वो उसके पास आया और उसके गालों को दोनों हथेलियों से पकड़कर धीरे से ऊपर उठाया और उससे कहा कि कभी कभी मुस्कुराना भी चाहिए रूडो, चाहे वो नकली ही क्यों ना हो। कम से कम लोग तुम्हारी आंखों में छुपा दर्द नहीं देख पाएंगे। रूडो ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसकी पकड़ से धीरे से निकल गया और बाहर चला गया। धूप की हल्की किरणें सड़क पर फैल रही थी। रूडो ने चारों ओर नजर दौड़ाई और महसूस किया कि सुबह पूरी तरह से हो चुकी है। पास ही एक गड्ढे में पानी जमा था, तो वो उसमें झुककर अपनी परछाई देखने लगा। उसका चेहरा थका हुआ था, आंखें लाल और होठ पर कोई चमक नहीं थी। उसने मनी मन सोचा, ऐसे खराब चेहरे को कोई कैसे ठीक कर सकता है। फिर भी उसके दिमाग में ची का ख्याल आया। वो सोचता है कि शायद वो बाहर ही हो और शायद वो उससे मिल ले, और उसके कदम अनजाने में ही अबाइस की ओर बढ़ने लगे। ये वो जगह था जहाँ शहर का सारा कचरा आखिर में पहुंचता था। रूडो जानता था कि कचरा लेने के लिए उसे दूर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि सब कुछ अंत में इसी जगह पे गिरता है। लेकिन ये अबायस सिर्फ एक कचरे का गड्ढा नहीं था, बल्कि एक बहुत ही भयानक जगह थी जिसमें सिर्फ चीजें ही नहीं बल्कि लोग भी फेंके जाते थे, खास करके क्रिमिनल्स लोग। किनारे पर खड़े होकर रूडो ने नीचे झांका और उसी वक्त उसने देखा कि कुछ लोग किसी को नीचे फेंकने की तैयारी कर रहे हैं। वो नजारा उसे अपने पिता की याद दिला देती है। उन्हें भी शायद इसी अबाइस में गिरा दिया गया था, लेकिन वो अब तक पक्का नहीं जानता था कि ये सच था या नहीं। तभी उसके पीछे से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है जो कहती है कि एक और क्रिमिनल को नीचे फेंकने वाले हैं। वो मुड़कर ची को देखता है। उसकी अचानक मौजूदगी से वो चौंक गया था, तो ची मुस्कुराते हुए कहती है कि तुम्हें यहाँ पर देखना काफी अनयूजुअल है।
रूडो के लिए ये कोई जगह खास नहीं थी। स्लम्स के हर कोने की तरह ये भी उदास और खाली लगती थी। फर्क बस इतना था कि स्लम्स को शहर के किनारे इसीलिए बनाया गया था ताकि हर शहरवासी को रोज ये याद रहे कि अगर उन्होंने गलती की तो उनका अंजाम अबाइस होगा। ची ने गंभीर होकर कहा कि कितना भी बचने की कोशिश करो, कभी ना कभी तुम्हें किसी को मरते हुए देखना पड़ता है और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा भी यही हाल हो। हाँ, बाहर बहुत सारा कचरा है जिसे फेंकना नहीं चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी जान खतरे में डालो। अगर पकड़े गए तो तुम्हें भी अबाइस में फेंक दिया जाएगा और तब मेरा दिल टूट जाएगा क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ये सुनते ही रूडो का चेहरा लाल पड़ गया। वो नर्वस होकर पीछे हटने लगा, यहाँ तक कि जमीन पर लौटने जैसा करने लगा। वो अपनी नजरें उससे मिलाने से बचने लगा। ची ने देखा कि उसके हाथों में अब भी वही स्टफ पपी है, तो रूडो ने शर्माते हुए उसे उसकी ओर बढ़ाया। वो कहता है कि ये शायद तुम्हें पसंद ना आए, ये मुझे डंप में मिला था लेकिन मैं तुम्हें ये देना चाहता था। ची ने बिना झिझके मुस्कान के साथ तोहफा स्वीकार कर लिया। उसकी आंखों में सच्ची खुशी झलक रही थी। ये देखकर रूडो का दिल हल्का हो गया और वो खुशी खुशी दौड़ पड़ा, लेकिन दौड़ते दौड़ते वो ठोकर खाकर सीधे 4 गार्ड से टकरा गया। वो सोचने लगा कि अब तो मैं पकड़ा गया, लेकिन गार्ड्स ने बस उसे घूरा। ये देखकर रूडो को हैरानी हुई कि वो यहाँ पर आए ही क्यों थे। वो तेजी से भागता रहा एक ही ख्याल के साथ, रिटो को जाकर ढूंढना और उसे किसी अनहोनी के बारे में जानकारी देना। लेकिन जब वो घर पहुंचा तो वहाँ का नजारा देखकर उसका दिल जैसे धड़कना भूल गया हो। उसके सामने का नजारा किसी डरावने सपने से कम नहीं था। एक मास्क वाला आदमी रीटो पर चाकू से वार कर रहा था। रीटो का पूरा शरीर खून से भीग चुका था। रूडो ने मदद के लिए चिल्लाना चाहा, लेकिन गला सूख गया क्योंकि कोई आसपास नहीं था। वो हमलावर पर टूट पड़ा, लेकिन वो मास्क वाला आदमी ने उसे आसानी से धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया और जब रूडो को होश आया तो देर हो चुकी थी। हमलावर अपना काम पूरा कर चुका था। सदमे में डूबा रूडो बस देखता रह गया जबकि वो आदमी शैडो में गायब हो गया और होश में आते ही वो रीटो के पास चिल्लाते हुए दौड़ा। रीटो ने धीरे आवाज में कहा कि यहाँ से भाग जाओ, लेकिन रूडो ने जिद की कि मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता। रीटो ने गुस्से में कहा कि तुम ही हो जो इस सड़े हुए दुनिया को बदल सकते हो। सिर्फ तुम्हारे पास वो ताकत है जो फर्क ला सकती है। तुम्हें जिंदा रहना होगा और यही तुम्हारा काम है। रूडो की आंखें आंसुओं से भर गई। उसने रीटो को कसकर पकड़ लिया और उसे छोड़ने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था। इसी बीच अचानक गार्ड्स वहां पर आ पहुंचे। उन्होंने रूडो को रीटो के बॉडी के पास देखा और बिना कुछ पूछे उसे पकड़ लिया। उन्होंने उसे इलेक्ट्रिक शॉक देकर बेहोश भी कर दिया और ये ऐलान कर दिया कि रीटो ने ही उसका मर्डर किया है। रूडो ने इसका विरोध किया और कहने लगा कि तुम लोग गलत हो, वो अभी मरा नहीं है और जल्दी करो, हम उसे बचा सकते हैं। लेकिन वो गार्ड्स जो स्लम्स के लोगों को इंसान ही नहीं समझते थे, हंसते हुए कहते हैं कि हमारे लिए तो तुम ही कातिल हो। उनके लिए सच्चाई मायने नहीं रखती थी, उन्हें बस किसी को दोषी ठहराना था और रूडो उनके लिए सही निशाना था। कुछ ही समय में उसे अबाइस ले जाया गया, रस्सियों से उसे बांधा गया और किनारे पर लटकाया गया। वहां पर भीड़ जमा हो गई और कानाफूसी करने लगी। ये खबर ची तक भी पहुंची कि रूडो ने उसे मार दिया जिसने उसे बचपन से पाला। लोग उसे मर्डरर कह रहे थे। ची का दिल जैसे टूटकर बिखर गया हो। वहां के पृष्ठ ने ऊंची आवाज में ऐलान किया कि ये क्रिमिनल है और इसीलिए इसे अबाइस में फेंका जा रहा है। भीड़ भी नारे लगा रही होती है कि इसे अबाइस में ही फेंक दिया जाए। रूडो चारों ओर देखता रहा इस उम्मीद में कि कोई उसकी बात सुनेगा, लेकिन हर एक चेहरे पर बस नफरत थी। उसकी नजरें ची पर पड़ी और उसने महसूस किया कि अब वो भी उसे दोषी मान रही है। ची भी मनी मन सोच रही होती है कि मैंने तुम पर भरोसा किया और तुमने मुझे धोखा दिया। वो रूडो का दिया हुआ तोहफा जमीन पर छोड़कर चली गई और उसके जाते ही रूडो का दिल गुस्से से भर गया। मुझे पहले ही दोषी ठहरा दिया गया, बिना सुने और बिना देखे। अब उसके मन में सिर्फ एक संकल्प था, सबको इसकी कीमत चुकानी होगी। रस्सियां ढीली होती और उसे अबाइस में फेंक दिया जाता है। अंधकार ने उसे पूरी तरह से निगल लिया। गिरते हुए उसे लगा जैसे उसकी जिंदगी उसके हाथों से फिसल रही हो। आंखों के सामने पुरानी यादों की झलकियां चमकने लगी थी और सब कुछ धुंधला पड़ गया और उसकी आंखें बंद हो गई। लेकिन फिर अचानक से उसकी आंखें खुली। वो सचमुच अबाइस में था। उसने हमेशा सुना था कि यहाँ अंधेरा होता है, लेकिन जो उसने महसूस किया वो अंधेरे से भी भयानक था। हवा में अजीब आवाजें तैर रही थी और कहीं आसपास कुछ हलचल भी हो रही थी। और जैसे ही रूडो पीछे मुड़ता है वो डर के मारे कांप जाता है। उसके सामने एक ऐसा नजारा खड़ा था जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। पूरी तरह कचरे से बना एक बड़ा सा मॉन्स्टर जिसकी ऊंचाई किसी इमारत के बराबर थी। लोहे के टुकड़े, फटी हुई प्लास्टिक और पुरानी कपड़े और सड़े गले मांस जैसी बदबूदार परतें उसके शरीर पर लिपटी थी। उसकी आंखों की जगह 2 चमकते लाल लाल बिंदु थे जो सीधे रूडो के आर पार देख रहे थे।
रूडो का दिल तेजी से धड़कने लगता है। उसने एक पल भी सोचे बिना भागना शुरू कर दिया, लेकिन उसके भागते ही वो ट्रैश मॉन्स्टर कुछ चिल्लाता है और जैसे उसकी आवाज किसी अलार्म की तरह काम कर गई और कुछ ही पलों में भारी भारी कदम की गूंज सुनाई देने लगी। अंधेरे के कोने से दो और उतने ही बड़े मॉन्स्टर निकल आए और रूडो को तीन तरफ से घेर लिया। यहाँ रूडो के दिमाग में काफी सवाल घूम रहे थे कि ये कचरे का ढेर जिंदा कैसे हो सकता है और मुझ पर हमला क्यों कर रहा है, लेकिन सवाल पूछने का वक्त नहीं था क्योंकि खतरा बिल्कुल सामने था और वहाँ जमीन पर पड़े एक इंसानी खोपड़ी ने उसे साफ चेतावनी दे दी कि अगर जल्दी ही उसने कुछ नहीं किया तो उसका भी हाल यही होने वाला है। रूडो के पैरों के नीचे का कचरा हिलने लगा और वो खुद को संभाल नहीं पाया और सीधे नीचे धंस गया। गिरते हुए कई सारी नुकीली चीजों से टकराते हुए वो नीचे आ गिरा। टक्कर इतनी जोरदार थी कि उसे सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था, लेकिन मुश्किल यहीं खत्म नहीं हुई। नीचे की हवा में इतनी तीखी सड़ी गली बदबू थी कि हर सांस दम घुटने जैसा लग रहा था। उसकी आंखें पानी से भर गई और नाक से खून निकलने लगा। वो जानता था कि अगर जल्द ही किसी सुरक्षित जगह पर नहीं पहुंचा तो ये बदबू ही उसे खत्म कर देगी। इससे पहले कि वो मॉन्स्टर उसे ढूंढ ले, वो चारों तरफ नजरें दौड़ाता है और उसे बस ऊंचे ऊंचे कचरे के ढेर दिख रहे थे और वहां पर कोई ठिकाना नहीं था। वो लगभग हार मान चुका था। उसके भीतर की उम्मीद जैसे बुझने लगी थी और उसने सोच लिया था कि अब उसकी मौत पक्की है। लेकिन तभी रीटो के मरते वक्त कहे गए शब्द उसके दिमाग में गूंजने लगते हैं, जिसने उससे कहा था कि तुम ही इस सड़ी हुई दुनिया को बदल सकते हो और जिंदा रहना तुम्हारा काम है। उसके भीतर की बुझती लौ अचानक से भड़क उठी। उसने ठान लिया कि वो अभी मरने वाला नहीं है और तब तक नहीं जब तक उन सबको सजा न दे दे जिन्होंने उसे कचरे जैसा समझा, जिन्होंने उसे इस गड्ढे में फेंकने दिया और खासकर उस कातिल को जिसने रीटो की जान ली। लेकिन तभी उसके पीछे एक भारी कदमों की आहट सुनाई दी और पल भर में एक मॉन्स्टर क्रिएचर उसके पीछे आकर वार करने को तैयार था। रूडो का गुस्सा अचानक फूट पड़ा। उसने पास में पड़ा एक मोटा जंग लगा मेटल पाइप उठा लिया और पूरी ताकत से क्रिएचर के सर पर दे मारा। उसका ये वार इतना जोरदार था कि उस मॉन्स्टर का सिर उड़कर अलग जा गिरा। उसके भीतर से सड़ी गली बदबू और कचरे की धार बह निकली। वहीं दूर एक ऊंचे जगह पर खड़ा एक आदमी ये सब देख रहा था। उसकी नजरें रूडो पर जमी हुई थी, जैसे वो उसे परख रहा हो और उसमें दिलचस्पी ले रहा हो। रूडो रुकने वाला नहीं था। उसने पाइप को और भी तेजी से घुमाना शुरू किया, लेकिन उसे जल्दी एहसास हुआ कि इन मॉन्स्टर्स के शरीर लगभग पूरी तरह कचरे के घने मिश्रण से बने हैं, जिसमें वार का कोई असर नहीं हो रहा। उनमें से एक ने अचानक पूरी ताकत से उसे धक्का मारा, जिससे वो दूर जाकर गिरा और अपने दर्द से कराहते हुए लुढ़कने लगा। जमीन पर गिरते गिरते उसकी नजर एक पुराने स्टील साइन पर पड़ी। उसने उसे उठाकर पूरे जोर से एक मॉन्स्टर पर फेंका और इस बार उसका वार सीधा जाकर उसके सर में लगा और मॉन्स्टर जोर से चीख कर पीछे हट गया। लेकिन इस दौरान जहरीली हवा का असर तेज हो गया। उसके सीने में जलन होने लगी और हाथ पैर भारी लगने लगा। उसे समझ आ गया कि वो ज्यादा देर तक ऐसे नहीं लड़ पाएगा। तभी दोनों ट्रैश मॉन्स्टर एक साथ उसकी ओर झपटे। अपने आखिरी पल में रूडो ने जमीन से एक नुकीली मेटल का टुकड़ा उठाया और पूरी ताकत से हमला किया। वो टुकड़ा सीधा जाकर एक मॉन्स्टर के बीचों बीच धंस गया और एक जोरदार धमाका हुआ और वो मॉन्स्टर फटकर कचरे के बड़े बड़े टुकड़ों में बिखर गया। रूडो ने यहाँ पर राहत की सांस ली, लेकिन ये राहत ज्यादा देर के लिए नहीं थी। उसके सामने अब एक और मॉन्स्टर खड़ा था, पिछले सभी से बिल्कुल बड़ा, और उसकी हरकतों में कहीं ज्यादा हिंसा झलक रही थी। कोई और रास्ता ना पाकर रूडो ने फिर भागना शुरू कर दिया। उस मॉन्स्टर ने जमीन पर इतनी जोर से अपने पैर पटके कि रूडो सीधा हवा में उछल गया और सीधा उस आदमी के सामने आ गिरा जो अब तक उसे देख रहा था। रूडो उसके अचानक सामने आने से चौंक गया, लेकिन सांस लेने की तकलीफ और बदबू अब भी उसे परेशान कर रही थी। उस आदमी ने बिना कुछ कहे उसे उठाया और फिर अचानक एक जोरदार लात उसके पेट में मारी, जिससे रूडो का शरीर झुक गया। इससे पहले कि रूडो कुछ समझ पाता, आदमी ने उसके चेहरे पर एक गैस मास्क चढ़ा दिया। शुरुआत में रूडो गुस्से से भर गया, लेकिन जैसे ही उसने पहली गहरी सांस ली, उसे एहसास हुआ कि अब वो आसानी से सांस ले पा रहा है। उसने धीमी आवाज में कहा कि थैंक यू, लेकिन इस वक्त उसके मन में कई और भी सवाल उठ रहे थे कि ये जगह क्या है और ये कचरे के डीमन कौन है। वो कुछ पूछने ही वाला था कि उस आदमी ने कहा कि चुप रहो। रूडो को उसकी चुप्पी और मिस्टीरियस बिहेवियर खटकने लगा था। वो फिर से कहता है कि तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे, मुझे अभी अभी यहाँ पर फेंका गया है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, जब तक कोई मुझे बताएगा नहीं मैं चुप नहीं रहूंगा। उसके लगातार शोर करने से वो आदमी चिढ़ गया और बोला कि तुम्हें पता भी है ये जगह क्या है? ये एक टॉक्सिक वेस्टलैंड है जो तुम्हारे जैसे ही लोगों ने छोड़ी है। अगर तुम चुप रहते तो सही समय पर सब कुछ समझा देता, लेकिन तुम्हारी बकवास ने हमें फिर से मुसीबत में डाल दिया है। रूडो यहाँ पर बिल्कुल हैरान होते हुए पूछता है कि मुसीबत? उस आदमी ने इशारा किया और रूडो ने देखा कि अंधेरे से कई और भी मॉन्स्टर उनकी ओर बढ़ रहे हैं। आदमी ने कहा कि ये क्रिएचर ट्रैश बीस्ट हैं, कचरे से बने ऐसे मॉन्स्टर जिन पर आम हथियारों का कोई असर नहीं होता। इन्हें आवाज अपनी ओर खींचती है और तुम्हारी चिल्लाहट ने पास के सारे बीस्ट को हमारी ओर खींच लिया है।
ये इलाका खास तौर पर खतरनाक है और मैं इनसे बचना चाहता था, लेकिन अब देर हो चुकी है। अगले ही पल उस आदमी के हाथों से एक ब्लू एनर्जी निकलती है और उसकी अम्ब्रेला में समा जाती है। रूडो के सामने ही वो अम्ब्रेला बदलने लगी और उसके हैंडल पर धारदार ब्लेड जैसे उभर आए और उसका सिरा किसी हाईटेक हथियार जैसे दिखने लगा। जैसे ही पहला ट्रैश मॉन्स्टर उन पर झपटा, आदमी ने एक ही बार में उसे टुकड़ों में काट डाला। रूडो की आंखें फटी की फटी रह गई। वो कहता है कि इतना आसान था ये, लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। कई मॉन्स्टर्स अभी भी उनकी ओर आगे बढ़ रहे थे। वो आदमी लाइट की स्पीड से आगे बढ़ा और कुछ ही सेकंड में ज्यादातर बीस्ट को मार गिरा दिया। रूडो ये देखकर दंग रह गया था और उसके दिमाग में एक ही ख्याल गूंजने लगा कि अगर मेरे पास भी एक ऐसा हथियार होता तो मैं ऊपर जाकर उन सबसे बदला ले सकता था। इसी बीच एक मॉन्स्टर ने उनके मुंह से बैंगनी रंग का जहरीला स्लाइम उगलना शुरू कर दिया। आदमी तुरंत सतर्क हो गया और उसने अम्ब्रेला को ढाल की तरह इस्तेमाल करके स्लाइम को रोका और फिर सीधा उसका नुकीला सिरा उस मॉन्स्टर के सर में घुसा दिया और एक पल में वो बिस्ट वहीं पर ढेर हो गया। लड़ाई खत्म होते ही वो आदमी रूडो के पास लौटा। उसने अपना मास्क हटाया और अपना नाम इंजन बताया, जो कि एक क्लीनर था, लेकिन बोलते ही उसने फिर से मास्क पहन लिया क्योंकि बदबू अब भी हवा में फैली हुई थी। रूडो की आंखें भारी होने लगी। थकान, चोट और जहरीली हवा के असर ने उसे घेर लिया था और इसीलिए वो बेहोश होकर वहीं पर गिर पड़ा। बेहोशी में एक पुरानी याद उसके सामने तैरने लगी। जब वो बच्चा था तो एक दिन पूरे कीचड़ में लथपथ होकर घर लौटा था। रीटो ने हैरानी से पूछा कि ये क्या हालत बना ली है तुमने। रूडो ने रोते हुए बताया था कि कुछ बच्चों ने उसे धक्का दिया था क्योंकि उसने कहा था कि चीजें जिंदा हो सकती है अगर उनकी देखभाल की जाए, शायद उनमें सोल भी आ सकता है। बच्चे हंसने लगे और उसे कीचड़ में गिरा दिया। रीटो उससे कहता है कि हर चीज में सोल हो सकता है अगर तुम उसे सच में इम्पोर्टेंस दो। ये सुनकर रूडो की आंखों में चमक आ गई तो वो कहता है कि क्या मेरे ग्लव्स में भी सोल हो सकती है। रीटो मुस्कुराकर कहता है कि हाँ जरूर, अगर तुम उन्हें सच में मानते हो तो उनमें भी हो सकती है। जब रूडो की आंख खुली तो उसने खुद को जमीन पर घसीटा जाता पाया। उसके हाथ पैर बंधे थे और वो सोचने लगता है कि ये क्या है, मुझे क्यों बांधा है। तो इंजन ने बताया कि तुम अभी भी मेरे लिए अजनबी हो, मैं किसी अजनबी को अपने बेस तक बिना सुरक्षा के नहीं ले जा सकता। रूडो ने छूटने की कोशिश की और चिल्लाया कि मुझे छोड़ दो, मुझे शहर वापस जाना है। तो इंजन कहता है कि शहर जिसे तुम स्फेयर कहते हो वो आसमान में लगातार अपनी जगह बदलते रहता है, उसे ढूंढना लगभग नामुमकिन है और तुम फिलहाल यहाँ पर फंसे हो और यही सच्चाई है। लेकिन रूडो का चेहरा कठोर हो गया था। वो कहता है कि अगर तुम कह रहे हो कि मैं फंसा हूँ तो इसका मतलब है कि वापस जाने का कोई रास्ता है और मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक तुम मुझे सब कुछ सच नहीं बता देते। वो वार्निंग देता है कि जब तक उसे अपनी मनचाही जानकारी नहीं मिल जाती वो इंजन को परेशान करना बंद नहीं करेगा। रूडो की लगातार चिल्लाहट से तंग आकर इंजन कहता है कि अगर वो इस जगह के बारे में इतना जानने के लिए बेचैन है तो अब उसे एक असली रियल वर्ल्ड लेसन मिलने वाला है। इंजन रूडो को घसीटते हुए एक पुराने छोड़े गए गैस स्टेशन तक ले आता है जिसके बाहर कुछ ट्रक खड़े होते हैं। बिना कुछ कहे इंजन उसे वहां पर छोड़ देता और उसे गुड लक बोलता और वहां से चला जाता है ताकि रूडो खुद ही यहाँ की सच्चाई जान सके। उसी वक्त रूडो देखता है कि कुछ आदमी उसे घूर रहे हैं। वो उसके हुलिये से हैरान थे, उन्हें उसके कपड़े अजीब लगते हैं और वो शक करने लगते हैं कि शायद वो एक स्फेराइट है। स्फेराइट उन्हीं लोगों को कहा जाता था जो ऊपर शहर में रहते थे। उनका शक पक्का करने के लिए वो उससे पूछते हैं कि वो कहाँ से आया है। तो रूडो बताता है कि वो उस जगह से गिरा है जिसे वो स्फेयर कहते हैं। जैसे ही वो ये कहता है सारे आदमी हैरान होकर अपना मास्क उतार देते हैं। उन्होंने पहले किसी जिंदा स्फेराइट को नहीं देखा था और उनके लिए ये यकीन करना मुश्किल था कि स्फेयर से गिरने के बाद कोई जिंदा भी रह सकता है। लेकिन रूडो के चोटिल चेहरे को देखकर उसकी बात पर शक करना भी मुश्किल था। रूडो उनसे दूर हटने लगता है तो वो तुरंत ही अपनी बदतमीजी के लिए माफी मांगते हैं, ये बताते हुए कि उसके जैसे लोगों से शायद ही कभी वो मिले हैं, इसीलिए एक्साइटमेंट में वो ज्यादा बहक गए। उनका लीडर रूडो की जंजीरों में हो रही तकलीफ को नोटिस करता है और वो उन्हें ढीला करने को कहता है। यहाँ पे एक पल के लिए रूडो सोचता है कि शायद ये आदमी अच्छा है, लेकिन फिर हालात बदल जाते हैं। उसे आजाद करने के बजाय वो उसे अपने ट्रक के पीछे जकड़ देते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं कि रूडो कितना बेवकूफ है जो अजनबियों पर भरोसा कर बैठा। जंजीरें कसते समय लीडर बाकी लोगों को चेतावनी देता है कि रूडो को संभाल कर रखना क्योंकि वो अपना मर्चेंडाइज खराब नहीं करना चाहेंगे। स्फेराइट पार्ट्स यहाँ बहुत कीमती होते हैं, आंखें, उंगलियां और यहाँ तक कि कपड़े भी ऊंचे दामों में बिकते हैं। लेकिन लीडर ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके हाथ एक जिंदा स्फेराइट लग जाएगा। वो आदमी सोचता है कि शायद रूडो को समझ नहीं आ रहा कि स्फेराइट पार्ट्स की इतनी डिमांड क्यों है। वो साफ साफ बताता है सतह पर रहने वाले सब लोग स्फेराइट से नफरत करते हैं, पीढ़ियों से वो बस अपना कचरा यहाँ नीचे फेंकते आए हैं
और यहाँ पर कचरे के पहाड़ जो हवा को जहरीला कर देते हैं और जमीन को बिगाड़ देते हैं, उससे भी बुरा यहाँ की गंदगी ऐसे मॉन्स्टर्स को जन्म देती है। उनके लीडर की नज़र में स्फेराइट ने सालों से यहाँ लोगों को धीरे धीरे मार डाला है, उन्हें जहर और जिंदगी में डुबोकर। और अगर एक बार ये खबर फैल गई कि रूडो उनमें से एक है तो लोग सिर्फ उसे मारना ही नहीं चाहेंगे बल्कि उसे दर्दनाक मौत देंगे। लीडर को फर्क नहीं पड़ता कि रूडो को टॉर्चर किया जाए या टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए, वो फिर भी उसे बेचकर मुनाफा कमाएगा। लेकिन इससे पहले कि वो उसे बेचे, लीडर पहले अपनी पर्सनल बदला लेने का फैसला करता है। वो सड़ा हुआ कचरा मुट्ठी भर भर कर रूडो के मुंह में ठूसता है, ये सोचकर कि शायद रूडो ने कभी असली तकलीफ का स्वाद नहीं चखा होगा। लेकिन जैसे ही वो एक और मुट्ठी ठूसने की कोशिश करता है, रूडो उसके हाथ की उंगलियों पर काट लेता है और हड्डी तक मांस नोच लेता है। लीडर दर्द से छटपटा जाता है, लेकिन रूडो उस मांस को चबाता है और निगल भी जाता है। स्लम्स में रूडो को हमेशा इसी तरह के बचे खुचे टुकड़ों पर जीना पड़ा था। उसके लिए अब कुछ भी नया नहीं था, नफरत और भेदभाव वही है, चाहे वो कहीं भी पहुंच जाए। लोग हमेशा उसे बेकार समझने का बहाना ढूंढ ही लेंगे और अब वो इन सब चीजों से तंग आ चुका है। वो जंजीरों से खुद को छुड़ा लेता है और इस समय रूडो पूरी तरह अपना आपा खो देता है और अब बस उसके मन में एक ही चीज चल रही होती है, मारने की इच्छा। पास की एक चट्टान से इंजन ये सब देख रहा होता है और रूडो की काबिलियत से सच में काफी इम्प्रेस भी होता है। रूडो को रीटो की बात याद आती है कि अगर तुम किसी चीज की लंबे समय तक देखभाल करो तो उसमें आखिरकार एक सोल जाग सकता है। वो सामने तैर रही जंजीरों को पकड़ता और अचानक वो लाल चमकने लगती है, जिससे वो गुंडे हैरान रह जाते हैं। उस दुनिया में कुछ खास लोग होते हैं जैसे इंजन, जो चीजों में जान डाल सकते हैं और उनकी असली ताकत को अनलॉक कर सकते हैं। रूडो उन्हीं में से एक था। रूडो के हाथ में पकड़ी जंजीर बदल जाती है, जिससे उन गुंडों का हमला करने का हौसला भी डगमगा जाता है। लेकिन लीडर उन्हें याद दिलाता है कि भले ही रूडो एक गिवर है, लेकिन बिना जंजीर के वो बेकार है। ये सुनकर वो जंजीर को उसके हाथ से गिरा देते हैं, लेकिन फिर भी रूडो रुकता नहीं। वो एक टायर उठाता और उसका इस्तेमाल करके सभी को बेरहमी से पीट देता है। अब सिर्फ लीडर खड़ा बचा था और वो पूरी तरह लाचार था। कोई और रास्ता ना पाकर वो रूडो को गालियां देने लगता है, लेकिन इससे बस रूडो का गुस्सा और बढ़ जाता है। वो उसे खत्म करने वाला होता है कि आखिरी पल में इंजन बीच में आकर उसे रोक देता है और तभी रूडो को होश आता है और जैसे ही वो टायर छोड़ता है वो धूल में बदल जाता है। रूडो पूरी तरह से हैरान था कि अभी क्या हुआ और उसने ये सब कैसे कर लिया, लेकिन उसे शक है कि इसमें उसके ग्लव्स का हाथ है। इंजन उससे माफी मांगता है कि उसने उसे उस हालात में अकेला छोड़ दिया और बताता है कि उसे ये जानना जरूरी था कि रूडो असल में क्या कर सकता है और अब ये साफ हो चुका है कि रूडो एक गिवर है। इंजन उसे एक ऑफर देता है, वो रूडो के सभी सवालों का जवाब देगा, लेकिन बदले में रूडो को उसके और बाकी क्लीनर्स के साथ जोड़ना होगा। लेकिन रूडो उस पर भरोसा नहीं करता और तुरंत उसका ऑफर ठुकरा देता है। इंजन रूडो को उसके गंभीर चोटों की वजह से अस्पताल ले जाता और एक डॉक्टर से उसका इलाज करवाता है। वहां पर रहते हुए इंजन अपनी एक टीममेट से कहता है कि उसे अपनी टीम में शामिल करने के लिए एक नेचुरली गिफ्टेड बच्चा मिल गया है। रूडो विरोध करता है, चिल्लाते हुए कहता है कि उसने कभी टीम में जुड़ने के लिए हाँ नहीं कहा है, लेकिन इंजन जवाब देता है कि उसमें इसकी कोई राय नहीं चलेगी, वो यहाँ पर अकेला जिंदा नहीं रह पाएगा। डॉक्टर भी रूडो को डांटने लगते हैं। वो उसे लापरवाह कहता है कि वो अकेला ही यहाँ पर घुस गया। वो हैरान है कि इतनी टॉक्सिक हवा में सांस लेने के बाद भी रूडो जिंदा कैसे बच गया और कहता है कि उसे शुक्रगुजार होना चाहिए कि इंजन उसकी मदद करने आ गया। डॉक्टर को रूडो का चेहरा देखना भी खलने लगता है, तो वो कहता है कि वो बिल चुकाकर निकल जाए। इसके बाद इंजन डॉक्टर की फीस भर देता है और दोनों साथ में बाहर निकलते हैं। रूडो इंजन की मदद की सराहना करता है, लेकिन वो बस ये कहता है कि वो उसकी टीम से नहीं जुड़ सकता, उसे स्फेयर लौटना है बदला लेने के लिए। उसके पास यहाँ नीचे कचरे में वक्त बर्बाद करने का समय नहीं है। इंजन कहता है कि वो चाहे तो इधर उधर पूछकर स्फेयर वापस जाने का रास्ता ढूंढने की कोशिश कर सकता है, लेकिन पहले उसे कुछ बातें समझ लेनी चाहिए। यहाँ नीचे हर कोई स्फेराइट से नफरत करता है और अगर लोगों को पता चल गया कि रूडो उन्हीं में से एक है तो उसका अंत हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता, कोई भी उसे जानकारी यूं ही नहीं देगा, इसीलिए इधर उधर भटककर सवाल पूछने से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। शहर के अंदर इंजन रूडो के लिए कुछ बर्गर लाता है और दोनों पास की एक टेबल पर बैठ जाते हैं। रूडो अपना खाना बड़े मजे से खा रहा होता है, यहाँ तक कि वो थोड़ा हैरान भी होता है क्योंकि उसने हमेशा से अबाइस को एक वीरान बंजर जगह के रूप में सोचा था, लेकिन यहाँ पर आकर उसे एहसास होता है कि ये भी किसी आम शहर जैसा ही है, बस इधर उधर ज्यादा कचरा बिखरा है। तभी इंजन उसे यहाँ की सिस्टम के बारे में बताने लगता है। वो समझाता है कि कचरे में अक्सर एक तरह की इमोशनल एनर्जी होती है जिसे एस्मा कहा जाता है और कभी कभी ये जमा होकर एक बड़े मॉन्स्टर्स में बदल जाते हैं और वो मॉन्स्टर्स भी वही थे जिनसे रूडो ने लड़ाई की थी। ये मॉन्स्टर इंसानों पर देखते ही हमला कर देते हैं। हालांकि आमतौर पर ये डंप जोन के पास ही रहते हैं, इसीलिए शहर के लोग इन्हें कम ही देखते हैं। फिर भी कभी कभी इनमें से कोई एक शहर में घुसकर तबाही मचा देता है। इसके अलावा ट्रैश बीस्ट को हराना आसान नहीं है, तुम्हें उनका कोर नष्ट करना पड़ता है
और इसके लिए खास वेपन चाहिए, जैसे इंजन की अम्ब्रेला या रूडो के ग्लव्स हैं। ये देखने में आम चीजें लग सकती है, लेकिन अगर इन्हें समय के साथ काफी केयर से रखा जाए तो इनमें सोल बच सकता है और ये बहुत ही पावरफुल वेपन बन जाते हैं जो ट्रैश मॉन्स्टर से लड़ने में काम आते हैं। और सिर्फ कुछ ही लोग इन वेपन की असली ताकत को निकाल सकते हैं, जिन्हें गिवर्स कहते हैं, और किस्मत से रूडो भी उन्हीं में से एक है। इंजन बताता है कि वो एक क्लीनर है, एक ऐसे ग्रुप का हिस्सा जो ट्रैश मॉन्स्टर को खत्म करने में माहिर है। उन्हें हमेशा गिवर्स की जरूरत रहती है, इसीलिए वो रूडो को भी अपनी टीम में जॉब ऑफर कर रहा है। रूडो पूछता है कि क्या टीम में काम करने के बदले इंजन सच में उसे एस्फेयर लौटने का रास्ता बताएगा। इंजन मान लेता है कि उसे एस्फेयर वापस जाने का कोई तरीका पता नहीं, उसने तो बस पहले झूठ बोला था ताकि रूडो उसकी बात सुन ले। रूडो गुस्से में आ जाता है कि इंजन ने उसे बेवकूफ बनाया, लेकिन इंजन कहता है कि उसका बॉस जानता है कि यहाँ नीचे क्या चल रहा है और अगर कोई रूडो की मदद कर सकता है तो वही कर सकता है। लेकिन फिर भी अभी रूडो नाराज है कि अब उसे एस्फेयर वापस जाने का छोटा सा मौका पाने के लिए भी इंजन के बॉस के पास जाना पड़ेगा। तभी इंजन को एक कॉल आती है और वो कहता है कि उसे जल्दी से कुछ काम निपटाने जाना होगा। जाने से पहले वो रूडो को पैसे से भरा एक बैग देता है और कहता है कि जब तक वो वापस आता है रूडो इसे जैसे चाहे खर्च कर सकता है। रूडो इस इशारे से चौंक जाता है और पूछता है कि क्या सच में ये पैसा लेना ठीक है। इंजन उसे भरोसा दिलाता है कि कोई बड़ी बात नहीं, आखिर ये तो वही पैसा है जो मैंने तुम्हारे कपड़े बेचकर कमाए हैं। रूडो को अब जाकर एहसास होता है कि उसके कपड़े सच में गायब हैं और वो गुस्से से भर जाता है कि इंजन ने उसकी इजाजत के बिना उन्हें बेच दिया। लेकिन इंजन कहता है कि उसने असल में उसकी मदद ही की है, क्योंकि एस्फेयर के कपड़े यहाँ पहनना बस मुसीबत को बुलाना है। इससे पहले कि रूडो उस पर चिल्ला सके वो वहां से चला जाता है, लेकिन जैसे ही रूडो ध्यान भटकाता है अचानक एक बिल्ली कूद कर आती है और वो टेबल से पैसा पकड़ती है और भाग जाती है। रूडो तुरंत उसके पीछे दौड़ पड़ता है और उसी गली में जहाँ बिल्ली गायब हुई थी वो बिल्ली बहुत तेज होती है। रूडो जानता है कि खाली हाथ वो उसे पकड़ नहीं पाएगा और बराबरी करने के लिए वो पास से एक डंडा उठा लेता और उसका इस्तेमाल करके बिल्ली को फंसाने की कोशिश करता है। लेकिन जल्दीबाजी में वो नोटिस नहीं करता कि इस डंडे का कोई मालिक है और वो गुस्से में है। वो आदमी रूडो पर चोरी का आरोप लगाता है, लेकिन रूडो यहाँ पर हैरान होता है कि उसे याद ही नहीं कि उसने कुछ चुराया भी है। वो आदमी रूडो के हाथ में पकड़े डंडे की ओर इशारा करता और कहता है कि वो इस डंडे की बात कर रहा है। रूडो को समझ नहीं आता कि इतनी साधारण और बेकार दिखने वाली चीज किसी लिए इतनी अहम क्यों हो सकती है। वो आदमी रूडो के हाथ से डंडा झपट लेता है और कहता है कि ये कोई बेवकूफ़ी भरी चीज नहीं, ये ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम बिना गंभीर नतीजों के उठा सको। फिर वो अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट को एक्टिवेट करता है और कहता है कि अब वो रूडो को सबक सिखाएगा। वो डंडे को जमीन में जोर से गाड़ देता है और चेतावनी देता है कि सिर्फ एक टैलेंटेड गिवर होने का ये मतलब नहीं कि तुम जो भी चाहो ले सकते हो। रूडो पूछता है कि उसे कैसे पता कि वो कौन है। वो अपना नाम जैंग का बताता है, जो एक क्लीनर है, और कहता है कि इंजन पहले ही उसे रूडो के बारे में बता चुका है और उससे कहा कि वो रूडो को उसके ग्लव्स का इस्तेमाल करना सिखाए। जैंका को रूडो से काफी उम्मीदें हैं, लेकिन वो अब भी अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने से बहुत दूर है, खासकर अगर उसे इतनी नॉर्मल बात भी नहीं आती कि जो चीजें तुम्हारी नहीं है उसे मत लो। रूडो समझाने की कोशिश करता है कि वो डंडा चोरी नहीं कर रहा था, बल्कि बस उसे बिल्ली को पकड़ने के लिए इस्तेमाल करना चाहता था जिसने उसके पैसे छीन लिए थे। लेकिन जैंका उसकी सफाई सुनने से इनकार कर देता है। वो रूडो पर भड़क कर कहता है कि अगर वो दूसरों का सामान लेना सही समझता है तो जरूर उसका बाप भी बहुत घटिया इंसान रहा होगा। लेकिन जैसे ही जैंका रीटो का अपमान करता वो हद पार कर देता है और रूडो की आंखों में गुस्से की आग जल उठती है। तभी रूडो को रीटो की दी हुई एक सीख याद आती है कि गुस्सा सिर्फ टकराव को बढ़ावा देता है और जब इमोशन उफान पर होती है तो लोग कम ही सुनते हैं और कभी कभी हमें पीछे हटकर दूसरों के नजरिए से देखना चाहिए। और इसी बात का ध्यान करते हुए रूको जैंका के नजरिए से चीजों को देखने की कोशिश करता है। जैंका गुस्से में है क्योंकि वो सोचता है कि रूडो ने उसकी कीमती डंडा चुराने की कोशिश की और रूडो इस इमोशन को समझता है। अगर कोई उसके ग्लव्स को लेने की कोशिश करे तो वो भी ऐसा ही महसूस करेगा। ये सोचकर वो जैंका से ईमानदारी से माफी मांगता है और ये माफी काफी हैरान कर देने वाली तरह से असर करती है। जैंका अपने हथियार बंद कर देता है और कहता है कि वो अब आगे बढ़ने के लिए तैयार है। वो यहाँ तक कि पहले उसे धमकाने के लिए भी माफी मांगता है, ये मानते हुए कि भले ही वो रूडो का मेंटर होने के नाते परेशान था, लेकिन उसे शांत रहना चाहिए था। रूडो को ये देखकर हैरानी होती है कि माफी के बाद हालात कितने जल्दी शांत हो गए। बिना गुस्से के जैंका बिल्कुल अलग इंसान लग रहा था। जैंका रूडो को उठाने के लिए हाथ बढ़ाता और पूछता है कि उसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट क्या है।
रूडो मानता है कि उसे पक्का लगता है कि वो उसके ग्लव्स हैं, लेकिन वो अब तक उन्हें जानबूझकर एक्टिवेट करना नहीं सीख पाया। जैसे ही जैंग का वाइटल इंस्ट्रूमेंट के काम करने का तरीका समझाने लगता है, रूडो मुश्किल से ही सुनता है, क्योंकि वो ये सोचकर ध्यान भटका रहा होता है कि जैंग का मुस्कुराते हुए कितना फ्रेंडली लगता है। वो सोचता है कि शायद यही वो बात है जो रीटो ने कही थी कि चेहरे पर मुस्कान होने से इंसान बेहतर दिखता है, और अब वो खुद भी इसे आजमाना चाहता था। वो काफी समय से इस चीज की प्रैक्टिस कर रहा था, इसीलिए उसे लगता है कि उसे सही से मुस्कुराना आ जाना चाहिए। लेकिन जैसे ही रूडो मुस्कुराने की कोशिश करता है, उसका चेहरा पहले से भी कहीं ज्यादा अजीब लगने लगता है। जैंग का उलझन में उसे घूरता है। रूडो जो भी एक्सप्रेशन बना रहा होता है वो किसी भी तरह से मुस्कान जैसी तो नहीं लग रही थी। परेशान होकर जैंग का सोचता है कि रूडो उसका मजाक उड़ा रहा है, तो रूडो जोर देकर कहता है कि वो सच में मुस्कुराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके चेहरे की वजह से उसे ऐसा लग नहीं रहा। इसके ऊपर जैंका को रूडो का क्लीनर्स के काम के प्रति रवैया भी पसंद नहीं आता, क्योंकि वो यहाँ पर रोज अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों को बचाते हैं, जबकि रूडो शायद बस किसी बेवकूफी की वजह से ये सब कर रहा है। रूडो को रीटो के आखिरी शब्द याद आते हैं जिसमें उसने दुनिया बदलने के लिए कहा था, और ये उसे गुस्सा दिलाता है कि जैंका उसके असली मकसद का मजाक उड़ा रहा है। जैंका मानता है कि उसने रूडो को एक सही मौका देने की कोशिश की थी, लेकिन वो उसके साथ निभा नहीं पा रहा, इसीलिए अब वो अच्छा बनने का नाटक बंद करे। रूडो भी अब रुकने को तैयार नहीं था। वो एक कचरे का टुकड़ा उठाता है और ऐलान करता है कि वो जैंका को अब सबक सिखाएगा। जैंका हैरान रह जाता है कि रूडो अपने ग्लव्स के अलावा किसी और चीज से लड़ रहा है, और आखिरकार उसे समझ आता है कि इंजन ने उसे अननेचुरल क्यों कहा था। फिर भी भले ही उसे ये इम्प्रेसिव लगता है, जैंका मानता है कि ऐसे रॉ टैलेंट बेकार हैं अगर उसके पास सही स्किल्स ना हो। तभी रूडो नोटिस करता है कि जैंका के पास अब उसका डंडा नहीं है। ऊपर देखते ही वो देखता है कि डंडा उसी की तरफ उड़ता आ रहा है। वो समय रहते बच जाता है, लेकिन जैंका फौरन दूरी घटाकर लगातार दबाव बनाना शुरू कर देता है। रूडो को आखिरकार पलटवार का मौका दिखता है, लेकिन उसका वार बस जैंका के गाल पर एक छोटा सा कट छोड़ता है। जैंका रूडो को जमीन पर पटक देता है और उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि वो एक बेकार गिवर है। लेकिन तभी उसे अपने गाल पर कुछ महसूस होता है और सूंघकर उसे एहसास होता है कि ये पूप है। रूडो की तरफ देखते हुए वो नोटिस करता है कि जिस हथियार को रूडो ने पहले पकड़ा था वो एक प्लंजर था, और वो भी गंदगी से भरा हुआ। रूडो पूरी तरह अनजान है कि जैंका इतनी दहशत में क्यों है, लेकिन वो पीछे हटने वाला नहीं था, इसीलिए भले ही जैंका बेताबी से टाइम आउट मांग रहा था, रूडो उसका पीछा करता रहता है, ये यकीन करते हुए कि ये अजीब प्लंजर कोई खतरनाक हथियार है। रूडो हवा में छलांग लगाकर प्लंजर को जैंका पर मारता है, जिससे गंदगी उसके कपड़ों पर फैल जाती है। कुछ देर के बाद इंजन वहां पर पहुंचता है ये देखने के लिए कि रूडो कैसा है, और उसे जैंका के बगल में पूरी तरह गंदगी से लथपथ पाता है। रास्ते में जब रूडो उसे सब समझाता है तो इंजन जोर जोर से हंसने लगता है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि रूडो और जैंका की पहली मुलाकात में रूडो जैंका पर गंदगी फेंकेगा। रूडो को तो इस समय पता भी नहीं था कि वो गंदगी फेंक रहा है, इसीलिए अब उसे शर्मिंदगी महसूस होती है कि ये सचमुच बहुत गंदा काम था और उसे ये नहीं करना चाहिए था। फिर भी इंजन को लगता है कि ये पूरी घटना उनके एक दूसरे को जानने का अच्छा तरीका थी। वो रूडो को भरोसा दिलाता है कि वाइटल इंस्ट्रूमेंट को हैंडल करने में जैंका सबसे टैलेंटेड गिवर है, इसीलिए वो एक बेहतरीन टीचर साबित होगा। इंजन की तारीफ सुनकर जैंका खुश हो जाता है। तभी रूडो कार के पीछे एक पेयर बूट्स देखता है। इंजन आराम से कहता है कि ये तो रियो है। इंजन को पता ही नहीं था कि वो वहाँ पर है, तो रियो बताती है कि वो बस नए लड़के को खुद देखने आई थी। रूडो थोड़ा नर्वस महसूस करता है क्योंकि उसने लड़कियों से बहुत कम बातें की थी, लेकिन फिर रियो उसके बालों से खेलने लगती है और कहती है कि उसे उनका रंग पसंद आया। यहाँ पर इंजन उसे बताता है कि वो लोग क्लीनर हेडक्वार्टर की तरफ जा रहे हैं, और आगे कहानी में क्या होने वाला है ये हम अगले पार्ट में जानेंगे। तो फिलहाल अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, और कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी।